नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी परिवार में पुनः आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कड़ी के अंतर्गत हम लोग फिर चलेंगे अपने टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत, जो हमारा आधारित है भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की श्रृंखला के अंतर्गत। अब तक हम लोगों ने इसके अंतर्गत 6 सीरीजें देख चुके हैं। अब आज जो हमारा 8वां सीरीज है। तो दोस्तों, आज हमारा जो है वो 8वां है, ठीक है। आज के प्रैक्टिस सेट 8 के अंतर्गत चलेंगे हम लोग। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो प्रैक्टिस नंबर 8 है, ठीक है, वो शुरू करते हैं दोस्तों। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः क्या है। तो बताना दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, आपको बताना है दोस्तों। फटाफट बताइए। तो दोस्तों, जो लोकसभा के अंतर्गत है उसमें 2 सदस्य करता है और राज्यसभा के अंतर्गत है 12 सदस्य, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो बताना दोस्तों, जल्दी फटाफट बताइए, राज्य का मंत्रिमंडल किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों, होता है वो विधानसभा के, ठीक है, विधानसभा के। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा वो देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से क्या करिए, वीडियो को पुश करके देख सकते हैं दोस्तों। तो प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो गेस करिए दोस्तों जल्दी फटाफट। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इसे लाइक कर दीजिए। अगर किसी प्रकार कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति आधारित होती है, ठीक है, लोकसभा के, ठीक है दोस्तों। तो लोकसभा जो है वो संसद का क्या है, लोकप्रिय सदन होता है, ये भी याद रखिएगा। और ये संसद का निम्न सदन होता है। क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि इसके सारे जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता द्वारा चुनकर आते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा वो देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया था, यानी कब निर्वाचित किया गया था, बताना है दोस्तों। जल्दी से फटाफट गेस करिए। तो दोस्तों, किया गया था 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो ये आपके सवाल के जवाब भी मिल जाएंगे इसमें, ठीक है, जो आपके प्रैक्टिस नंबर 7 में पूछा गया था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कैसे बनाया गया था। तो दोस्तों जल्दी से गेस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछे गए हैं, लगातार एग्जाम पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जो बनाया गया था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और प्रारूप समिति को जो बनाने वाले थे वो कौन थे, BN राव साहब थे, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा वो देखते हैं। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य संख्या थी, जो ड्राफ्ट कमेटी बनी थी यानी प्रारूप समिति बनी थी, उसमें कुल कितने सदस्य थे, सदस्यों की संख्या बताना है दोस्तों। कभी कभार नाम दे दिया जाता है, नाम भी पूछा जाता है, तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, उसमें कुल कितने थे, 7 थे, ठीक है दोस्तों, 7 सदस्य थे। आइए हम उनका नाम भी देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप पेन कॉपी लिए हैं तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, अन्यथा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत 7 सदस्य थे, 7 का नाम देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, दूसरे आपके हैं N गोपालास्वामी अयंगर जी, तीसरे हैं आपके अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और जो चौथे हैं कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जी, और 5वां है सैयद मोहम्मद सदुल्ला जी, और जो छठा है N माधवराव जी, और DP खेतान जो थे वो DP खेतान जो बने थे वो TT कृष्णमाचार्य जी की मृत्यु के बाद बने थे। तो ये 7 सदस्य थे जो क्या थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे। और उसमें अध्यक्ष किसे बनाया गया था, डॉक्टर अम्बेडकर साहब को बनाया गया था। तो दोस्तों, ये आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर एग्जाम पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर रख लीजिए, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के
लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद किसके तहत बताना है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के रूप में माना गया है। दोस्तों जल्दी से गेस करिए। तो किया गया दोस्तों अनुच्छेद 21 के का के अंतर्गत, ठीक है, का के अंतर्गत ये बात की गई है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। अब एक तरीक़े से बच्चों का ये परम अधिकार भी है और माता पिता का जो कर्तव्य है 11वां बना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत प्रत्येक माता पिता के कर्तव्य है कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। तो आइए चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, बताना है दोस्तों। प्रश्न देखिएगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो जल्दी से दोस्तों गेस करिए। तो आप आई होप दोस्तों गेस कर लिए होंगे, ठीक है। तो वो है राष्ट्रपति, ठीक है, जो राष्ट्रपति होता है, ठीक, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत हमारे देश में एक राष्ट्रपति की नियुक्ति की बात कही गई, तो यही नियुक्त करता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, ठीक है दोस्तों, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जो साथी हमारे क्या दोस्त कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उनको सदर नमन, ठीक है, क्योंकि वो उन्हीं की वजह से आप सबसे प्रेरणा मिलती है दोस्तों। तो आपकी प्रेरणा से क्या करते हैं हम लोग वीडियो भी आप आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो हमारा वो देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है, पूछ सकते हैं। तो लिया गया है दोस्तों रूस से, ठीक है, कहाँ से लिया गया है, रूस से, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, जी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया। तो आपको पता होगा 3 जून 1947 को, ठीक है, 3 जून 1947 को जो संविधान सभा था वो उसका, ठीक है, विघटन हो गया था और फिर नई संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है दोस्तों। ये क्यों किया गया कि तो भारत देश में जो मुस्लिम लीग था वो मानने को तैयार नहीं था, तो संविधान का निर्माण के बाद और कुछ नेता थे वो जो उसे नाराज़ थे, तो इस कारण से संविधान सभा का जो पुनर्गठन हुआ और देश विभाजन हो चुका था। तो यहाँ जो प्रश्न पर पूछा जा रहा है, देश विभाजन के बाद, ठीक है, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन दोबारा कब किया गया दोस्तों, बताना है आपको, जल्दी से गेस करिए। तो दोस्तों जो देश की विभाजन के बाद संविधान का जो पुनर्गठन किया गया वो किया गया था 31 अक्टूबर 1947 को, ठीक है दोस्तों, 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। आगे चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी। जो संविधान का प्रारूप बनाया गया, अभी हम लोगों ने देखा प्रारूप किसने बनाया, ठीक है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो संविधान का प्रारूप मॉडल था उस पर कितने दिन बहस हुई थी दोस्तों, बताना है। तो आपको पता होगा 4 वाचन हुए थे, ठीक है, 4 बार वार्तालाप हुई थी, तो उसमें जो बहस पूछा जा रहा है वो बताना है दोस्तों। बहस बताइए जल्दी से। तो दोस्तों जो संविधान के प्रारूप पर कुल बहस हुई थी वो हुई थी 114 दिन, ठीक है, 114 दिन बहस हुई थी, तब जाके हमारे संविधान की आगे का कार्य हुआ था, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो देखते हैं। तो अगर दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो उस पर संविधान से संबंधित कुछ क्वेश्चन अब बहुत जल्दी दिए जाएंगे, जो आपको भारतीय संविधान से सभी प्रश्न आपको हल कर दिए जाएंगे। अगर आप कहेंगे तो लेक्चर के माध्यम से वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से जाके लिंक से जुड़ सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है आगे देखिए दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी दोस्तों, बताना है, जल्दी से बताइए, गेस करिए दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों जो 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी
1950, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान क्या किया गया, देश को समर्पित कर दिया गया और वो भारत में गणतंत्र की स्थापना हुई। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति कब चुना गया था, बताना है। तो दोस्तों बताइए जल्दी से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का पहला राष्ट्रपति कब चुना गया था। तो दोस्तों चुना गया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान की कुंजी या संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, बताना है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान की कुंजी या संविधान की आत्मा किसे कहते हैं दोस्तों, बताना जल्दी से, फटाफट गेस करिए दोस्तों जल्दी से। तो दोस्तों जो संविधान की कुंजी या संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को, ठीक है, प्रस्तावना को कहा जाता है। कभी कभी उद्देशिका लिखा रहेगा तो दोस्तों चाहे उद्देशिका कहिएगा चाहे प्रस्तावना कहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद होगा हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभुत्व, ठीक है, इस बात की प्रस्तावना के अंतर्गत हमारे भारत की जो संविधान शुरू होता है वहाँ से। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है, तो प्रस्तावना दोस्तों ये कहाँ से लिया गया आपको बताना है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों, प्रस्तावना हमारे जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो किस देश के संविधान से क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार भारत शब्द, ठीक है, भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों अगर आप प्रस्तावना पढ़े होंगे तो आप, ठीक है, गेस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछे गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ज़्यादातर सारे एग्जामों में पूछे गए प्रश्न पर आधारित श्रृंखला है दोस्तों, ठीक है। तो आप ज़रूर इस टेस्ट सीरीज को हल करिए दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों जो है संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, 2 बार, कितनी बार, 2 बार क्या किया गया है, भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। आप पढ़िए, लिखा है भारत के संविधान प्रस्तावना में, हम भारत के लोग भारत को, ठीक है, हम भारत के लोग और भारत को, ठीक है, जैसे आप प्रस्तावना देख सकते हैं वहाँ पे लिखा है हम भारत के लोग, ठीक है, भारत के लोग। ये जो लोग है ये क्या प्रतीक कराता है दोस्तों, भारत की सर्वोच्चता को प्रभावित कराता है कि भारत के जो निवासी हैं, नागरिक हैं, वही उनके पास सर्वोच्च शक्ति है। तो यहाँ पे जो शब्द आया भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग, भारत को, ठीक है, भारत को फिर कहा गया एक संप्रभु राष्ट्र, ठीक है, संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए कहा गया है ये चीज़। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है हमारा देखते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से गेस करिए दोस्तों। तो पता होगा दोस्तों आप सभी को, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो ये कार्यपालिका का क्या होता है, बहुमत दल का नेता भी होता है प्रधानमंत्री, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री से कुछ क्वेश्चन समझ जाइए, ये बहुमत दल का नेता होता है और लोकप्रिय सदन का भी नेता होता है। इसी के अंतर्गत मंत्रिपरिषद काम करती है और मंत्रिपरिषद इसके प्रति जिम्मेदार भी होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारे देखते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार यानी RTI, राइट टू फॉर एजुकेशन, ठीक है, सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था। तो यहाँ दोस्तों बताना है दोस्तों, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था। तो आप जरूर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए क्या सभी आपके एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों। इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो जो पारित किया गया था दोस्तों वो जून 2005 में, ठीक है दोस्तों, जो RTI था हमारा संसद द्वारा देश में विधेयक के तौर पर पारित किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ स्वतंत्र भारत का पूछा जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा, आज़ाद भारत के। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, बताना है दोस्तों, जल्दी से गेस करिए दोस्तों। तो वो थे दोस्तों चक्रवर्ती
राजगोपालाचारी जी, ठीक है, राजगोपालाचारी जी, ठीक है दोस्तों, राजगोपालाचारी जी थे। तो कौन थे हमारे आज़ाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? यानी भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों, बताना दोस्तों, जल्द से गेस करिए। भारत में जो प्रथम योजना आयोग था उसका गठन कब किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों जो भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन किया गया था वो 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च 1950 को, ठीक है दोस्तों, 15 मार्च 1950 को किया गया था, याद रखिएगा, 15 मार्च, ठीक है दोस्तों, 1950। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? जल्दी से गेस करिए दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? तो किया था दोस्तों 24 जनवरी 1950 को, ठीक है दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान ने क्या किया था? राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा है। क्वेश्चन है दोस्तों, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? ठीक है, जो मूल अधिकारों का रक्षक या संरक्षक कह सकते हैं, चाहे रक्षक कहिए, चाहे यहाँ संरक्षक कहिए, अभिभावक कहिए, यहाँ कुछ भी शब्द दिया जा सकता है, या अभिभावक कहिए, ठीक है दोस्तों, ये 3 शब्द ये प्रयोग किए गए हैं अक्सर एग्जामों में। मूल अधिकारों का संरक्षक या अभिभावक या रक्षक किसे कहा जाता है, आपको बताना है, जल्दी से गेस करिए दोस्तों। तो कहा जाता है दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय हमारा है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है दोस्तों, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है मूल अधिकारों को रक्षक कहा जाता है, संरक्षक कहा जाता है, याद रखिए दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी भारत को जो राष्ट्रपति होता है वो वित्त आयोग का गठन करता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करता है, आपको बताना दोस्तों, जल्दी से गेस करिए। जी जी बिल्कुल गेस करिए दोस्तों, वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों किया गया है अनुच्छेद 280 में, ठीक है, अनुच्छेद 280 में प्रावधान है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो वित्त आयोग के गठन का कार्य करेगा, याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो गेस करिए जल्दी से दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, बताना है दोस्तों आपको। तो दोस्तों जो राज्य का कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल, ठीक है दोस्तों। जो राज्यपाल होता है वो राज्य की कार्यपालिका का क्या होता है? प्रमुख होता है। अगर यहाँ पे संघ की पूछा जाए तो राष्ट्रपति हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? यानी हमारे संविधान में कितनी भाषाओं का मान्यता दी गई है वो बताना दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों जो संविधान द्वारा, ठीक है, भाषाओं का उल्लेख किया गया है वो 22 भाषाओं के विषय में कहा गया है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है दोस्तों, 18 से 22 हो गई है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा वो देखते हैं। प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? ठीक है, यदि प्रधानमंत्री या कोई भी अन्य मंत्री जो सदन, कौन सा सदन, लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, का सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद की सदस्यता मिल जानी चाहिए? तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, कितने दिन के अंदर मिल जानी चाहिए?
तो दोस्तों जो मिल जानी चाहिए वो 6 माह, ठीक है, 6 माह के अंदर, ठीक है, 6 माह के अंदर अगर कोई भी संसद का सदस्य नहीं है, वो जो प्रधानमंत्री है या कोई अन्य पद पर है, तो उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य होना आवश्यक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारतीय संसद द्वारा किस सदन को उच्च सदन या ऊपरी सदन कहा जाता है? तो गेस करिए दोस्तों, भारतीय संसद के किस सदन को उच्च सदन या ऊपरी सदन कहा जाता है? तो दोस्तों कहा जाता है वो राज्यसभा को, ठीक है दोस्तों, राज्यसभा को। और राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 250, ठीक है, अधिकतम 250 होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 238 कौन होते हैं? जो हमारे क्षेत्रों से चुने जाते हैं, और 12 जो राष्ट्रपति चुनता है। टोटल कितने हो जाते हैं? 250 हो जाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। और इसी अकॉर्डिंग उल्टा प्रश्न पूछा जाता है, जो लोकसभा होता है उसे क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं, ठीक है दोस्तों, निम्न सदन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा वो देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, कौन शामिल होता है? जो राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं दोस्तों, बताना है आपको। तो दोस्तों जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा, ठीक है, प्लस लोकसभा के निर्वाचित सारे सदस्य शामिल होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा वो देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? यानी जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लगाया जा सकता है, बताना है दोस्तों। तो जो लगाया जा सकता है दोस्तों 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा वो देखते हैं। प्रश्न दोस्तों, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन सभी शक्तियों का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो जल्दी बताइए दोस्तों, गेस करिए। हमारी संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन सभी शक्तियों का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो दोस्तों वो होते हैं आपके जनता, ठीक है, जनता होती है। अगर आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो एक शब्द मिलता है, उसमें मिलता है हम भारत के लोग। क्या मिलता है? हम भारत के लोग, ठीक है। ये जो लोग शब्द है, पीपुल, ठीक है, पीपल जो लोग शब्द है यहाँ पे, लोग, ठीक है, तो वही क्या करता है? केंद्र बिंदु माना जाता है। यहाँ देख लीजिए, भारत के लोग, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा वो देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता शब्द कब जोड़े गए? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता शब्द कब जोड़े गए थे? तो दोस्तों जोड़े गए थे वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है दोस्तों। 1976 के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा वो देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश की से ली गई है, बताना है दोस्तों जल्दी से। तो जो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है दोस्तों। और अभी आपसे प्रश्न भी पूछा गया था दोस्तों, तो इसका जवाब भी मिल गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है। तो दोस्तों ये हमारी, ठीक है, जो सीरीज़ थी 500 क्वेश्चनों की अंतर्गत, ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए, आपके कुल 500 क्वेश्चनों के अंतर्गत था। जिस सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था दोस्तों, ठीक है, खंड आपका भाग 1, भाग 2, भाग 3 के अंतर्गत देखा था। इसके अंतर्गत हम लोगों ने दोस्तों 500 क्वेश्चनों को लगातार देखा है, ठीक है। आप क्या करिए, सारे प्रैक्टिस सेट को देखिए दोस्तों। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अन्य किन विषयों से संबंधित आपको प्रश्न चाहिए दोस्तों, उसको भी बताइए ताकि उसकी तैयारी की जा सके।
तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने कुल यहाँ पर 8 प्रैक्टिस सेट में पूरे क्वेश्चनों को हल किया दोस्तों, जो अभी तक आपने देखा। अगर आपने सारे प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे दोस्तों क्या करिए, लाइक भी कर दीजिए, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिल रहे और आगे वीडियो के लिए प्रेरित हों दोस्तों। अगर आप अब भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तो पहुँच जा सके और हम लोग की मेहनत और आपकी मेहनत सफलतापूर्वक हो सके। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।